हाय मेरे प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे बॉन्डिंग थ्योरी इन द कॉम्प्लेक्सेस, कि भैया कैसे बॉन्ड बन रहा है कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरीज है, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक क्रिस्टल फिट थ्योरी। तो अपन पहले स्टार्ट करेंगे क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे लिखवा के लेता हूँ, जो आपके टेक्स्ट बुक में है। एग्जैक्टली फिर आपको समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है। फिर अपन वीवीटी स्टार्ट करेंगे और फिर बाद में सेफ्टी देखेंगे। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 4 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। मैक्सिमम 4 मार्क्स से भी आता है। एकदम आसान है, एकदम आसान, एकदम आसान। समझते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है। देखिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे पहले तो यहाँ पे ये हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है। किसके कॉन्सेप्ट को? हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है। हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है। अब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिलहाल समझ लो आप कि जब ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं तो वहां से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। हाँ, ये बनता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल से, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल से। जैसे कि भाई sp3 dsp2। तो क्या हो गया, अगर मैं बोलूँगा sp3 तो s का एक डब्बा ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गए और एक नया ऑर्बिटल बनाया sp3, बराबर। खैर, तो अगर मैं बात करूँ ना हाइब्रिडाइजेशन की बेटा, तो रियल में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये सब एक हाइपोथेसिस है, मनगढ़ंत कहानी जो किताबों में पेपर पे अच्छी लगती है। रियलिटी में ऐसा है ही नहीं कुछ। क्यों? आज तक इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता कर पाए, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, क्या है, नहीं है। जो 11 में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा था, हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी, याद है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर में, कि भैया इलेक्ट्रॉन का पोजीशन या तो लोकेशन या तो पोजीशन, यानी कि स्पीड और पोजीशन एक बार में नहीं बता सकते, एरर आता, बराबर। यानी कि हम इलेक्ट्रॉन तक जब पहुंच ही नहीं पाए हैं तो ऑर्बिटल्स की बात कैसे करेंगे हम लोग, है ना। लेकिन मॉलिक्यूल के या कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्री को ये एक्सप्लेन अच्छे से कर देता है, इसीलिए अपन ये थ्योरी पढ़ रहे हैं। समझ में आया? जैसे मान लीजिए आप कोई थ्योरी या कोई हाइपोथेसिस देते हो जिससे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, तो आपका बोलबाला होगा। आया समझ में? तो रियलिटी में ये हाइब्रिडाइजेशन नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, वीबीटी कॉन्सेप्ट कोई नहीं होता। ये बस एक ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी बनाई गई। गॉट इट? आइए इसकी शुरुआत करते हैं अपन। अब यानी कि यहाँ पे ये पढ़ क्यों रहे हैं हम, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इट विल एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या है, एंड हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कौन? वीवीटी। ये स्टेटमेंट मैं बाद में समझाऊंगा जो यहाँ पे लिख के रखा है। एक वही गंदा स्टेटमेंट है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है, बराबर। अगर ये आपको स्टेटमेंट नहीं भी आता है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्टेटमेंट बहुत रेयर ही पूछते हैं, ज़्यादा वो वीवीटी पे ज्योमेट्री पूछते हैं। तो आइए समझते हैं हम कि ज्योमेट्री में कैसे करना है, क्या करना है। मैं एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेके आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देखो बेटा, कोई कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, वही हमारा जो फेमस कॉम्प्लेक्स है वही ले लेते हैं हम, K4FeCN6। ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, भाई इसकी जियोमेट्री बताओ, इवन इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ। इन सारे क्वेश्चन का जवाब जो है वो वीवीटी दे देगा। कैसे? आइए, सबसे पहला काम जो हमेशा मैं बता चुका हूं, क्या निकालना है? यस, ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेटा एक मिनट यहाँ पे स्थिति है ना, ये FeCN6 यहाँ पे आएगा ना बच्चों, ठीक है। K4 निकल जाएगा, तो बताओ क्या होगा अगर K4 को निकाल दोगे, तो FeCN6 4 माइनस, क्योंकि बेटा K को क्या होता है, 4K पे K का +1 होता है, तो 4 निकल गया तो 4K + 4 माइनस। अब बोलिए इसका निकालना है x -6 = -4, इट विल बी x विल बी +2, बराबर। सबसे पहले हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला।
अगर बेटा मैं आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं, सबसे पहला काम क्या करो आप, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए। आप इसी को बोल दोगे स्टेप नंबर 1 भाई ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ ऐसे ही आपको करना रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर वो कर लिया। फिर स्टेप नंबर 2 भाई राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल कौन है? Fe, सेंट्रल मेटल एटम इन ग्राउंड स्टेट। जानते हैं ना हम लोग, अरे आयरन का 26 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 पक्के से। हाँ 2 4 6 10 2 12 6 18, इसको हम लोग आर्गॉन बोलते हैं, याद होगा तो ऐसे लिखते हैं आर्गॉन 4s2 3d6, लेकिन 3d को पहले लिखते हैं और 4s को बाद में, क्योंकि वो बाहर वाला सेल है। हाँ इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस सेल से निकलेगा, बराबर। अब अपने को क्या करना है, अब आप उसको बोल दो स्टेप नंबर 3, क्या भाई, राइट या बोलो ड्रॉ बॉक्स डायग्राम, बॉक्स डायग्राम टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Fe2+ या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Fe इन एक्साइटेड स्टेट। अरे ये कौन से स्टेट में था? ग्राउंड स्टेट, यानी कि नॉर्मल। 2 लूज किया ना बेटा, x का वैल्यू 2 का मतलब क्या, इसका मतलब 2 का मतलब क्या बेटा, Fe2+ ना। तो एक्साइटेड स्टेट में Fe का निकाल रहे हैं हम लोग, यानी कि Fe2+ का निकाल रहे हैं। तो 2+ का मतलब क्या होगा बेटा, ये आर्गन है 3d6 4s0, वहां से निकल गया। अब बॉक्स डायग्राम का मतलब है कि अपन बॉक्स डी बना के दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 बॉक्स से बनाते हैं ऑर्बिटल, डब्बा 4s, ये 3d हो गया, हाँ 6 और ये 4s0। अब डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, सही है भाई। अब 4s के बाद अगर 4th सेल में आ गए तो 4th सेल में बेटा p भी होता है, 4th सेल में d भी होता है। अरे हम जानते हैं, देखो दिख रहा है क्या, इसमें s होता, हाँ इसमें s और p होता, अरे बोलो ना, इसमें sp_d होता, फिर sp_df होता, तो वैसे यहाँ पे 4s 4p वो भी बना दूंगा मैं डब्बे के फॉर्म में। p में 3 डब्बे होते हैं ना बेटा, अरे p में कितने डब्बे होते हैं सर, 3 होते हैं, और d में 1 2 3 4 5, पक्के से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब यहां पे अगर ये लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, अगर ये लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, क्या होगा लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, तो उसकी पेयरिंग करा देंगे, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देंगे। और अगर वो लाइगेंड वीक फील्ड होगा, मतलब वीक लाइगेंड, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवाएंगे। सर नहीं समझा, पेशेंस रखो। अभी मैं बोल रहा हूं कि हमारा जो Cn है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, क्या बोल रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, बात समझ में आ रहा है, अरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड का मतलब क्या, उसका प्रकोप स्ट्रॉन्ग है मेटल पे, समझ में आया, स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोवाइड कर रहा है वो लाइगेंड, समझ में आया, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड क्या करा लेता है भाई, पेयरिंग करा लेता है। अरे ये बात समझ में आई क्या, पेयरिंग करा लेता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मैंने लिख दिया। अब चौथा आप लिखोगे स्टेप नंबर 4 बोल के कि भाई अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा तो पेयरिंग करवा देंगे, ठीक है, उसी चीज़ को लिख लेना। अब फिर से डब्बा बनाता हूँ मैं, 3d6 1 2 3 4 5, ये 4s, ये 4p और ये 4d, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो d में कितने हैं बेटा, d में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रॉन की वो पेयरिंग करा देगा, कौन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड क्या करता, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता, अरे बोलो ना क्या करता,
इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसको पेयरिंग करा देगा, ये इसको पेयरिंग कराएगा, ये इसको पेयरिंग कराएगा। तो जब पेयरिंग कराएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आ रहा है ना, सब के सब पेयर हो जाएंगे। ये पेयर हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करा दिया, उसका यहाँ पे उसका यहाँ पे पेयरिंग हो गया पेयरिंग, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब वो साइनाइड क्या करेगा, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, अब जो उसके इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ CN6 में? 12 इलेक्ट्रॉन बेटा, FeCN6, CN 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 CN, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 बॉन्ड में 12 इलेक्ट्रॉन, बराबर। खैर, तो बेटा वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे आएगा। अरे खाली है ना यहाँ पे, डी का खाली, यहाँ से फिल होना चालू हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे फिल होगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को आना था, तो उस इलेक्ट्रॉन ने बाकी जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे उसको धक्का मार के अंदर भेज के पेयरिंग करा दिया, और फिर इनर ऑर्बिटल में अपना जगह ऑक्यूपाई किया, और फिर जो बचा वो बाहर के ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई किया। समझ में आया? तो इनर ऑर्बिटल को, जो अंदर के डी ऑर्बिटल थे, देखो नहीं अंदर का डी है, ये बाहर का डी, तो अंदर के डी में उसने क्या किया, अंदर के डी के इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करा दिया, और फिर वहाँ उसका जगह ऑक्यूपाई कर लिया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उसके पास ये पावर है कि वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा सकता है। तो अब बताओ मुझे डी में कितने डब्बे हो गए? 2, ये D2, और ये S का है S, और ये P3, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया? D2sp3, दिख रहा है? तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया? D2sp3, समझा? अब मुझसे पूछे इसका हाइब्रिडेशन कोई क्या होगा, तो D2sp3। अब मैंने आपको पढ़ाया था आइसोमेरिज्म में कि कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 रहेगा, कोऑर्डिनेशन जब 6 रहेगा, तो 2 तरह की ज्योमेट्री होती है, 2 तरह का हाइब्रिडेशन होता है एक्चुअली, D2sp3 और sp3d2, और दोनों का ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल होता है, लेकिन हाइब्रिडेशन तो पूछेगा ना, तो कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा। आया समझ में कि भैया D2sp3, अंदर का D, S और P3। यहाँ तक की कहानी समझ में आई। अब इसी चीज़ को आगे आप टेक्स्ट बुक में देख लेना भैया, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। आपको एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप ही लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दिया हूँ मैं कैसे करना है। आया बात समझ में यहाँ तक? और यहाँ तक की कहानी समझ में आई पक्के से? अभी देखो तो भाई क्या क्या हुआ यहाँ पे बताओ। इसका हाइब्रिडेशन पता चल गया, ठीक है। D2sp2 D2sp3 है ना, D2sp3, और ये D2sp3 कैसे होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल, बराबर। आया बात समझ में पक्के से? अब इसने अंदर वाले ऑर्बिटल को यूज किया है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को मैं बोलूंगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलूंगा? ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज कर रहा। और ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड हो चुके हैं, हाँ। तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी ज़्यादा स्पिन नहीं कर पाते, ज़्यादा फ्री नहीं हो पाते। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो स्पिन करता रहता है। अरे ये अगर क्लॉकवाइज घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल कर देगा उसको, बराबर। अकेला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पिन करता, तो ये पेयर्ड हो गया तो स्पिन नहीं कर पाएगा, तो मैं बोलूँगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलूँगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। याद रखना, जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड रहेगा तो वो पेयरिंग हो जाएगा, और पेयरिंग हो जाएगा तो वो लो स्पिन हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में वो देंगे। अब सवाल उठता है सर कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है कि वीक फील्ड लाइगेंड है? तो इसका जवाब वीवीटी नहीं दे पाया, और ये वीवीटी को फेल होने का ये रीज़न था, मतलब वीवीटी की लिमिटेशंस है। इसको सीएफटी ने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट जो थ्योरी आपकी क्रिस्टल फील्ड थी। तो सर कैसे पता चलेगा? एग्जामिनर आपको दे देगा, आपको बोल देगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये, पहले ही बोल देगा, या बोल देगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। बाकी की कहानी तो आप कर ही लोगे। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो मैं बोलूंगा डायामैग्नेटिक। समझा? और आपसे पूछ देगा इसका वो निकालो, क्या भाई? मैग्नेटिक मोमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट में पढ़ा है हमने, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट इज √n इंटू n+2, बराबर। तो भाई n की नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? 0 है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, तो ये डायामैग्नेटिक है। आया बात समझ में? तो इस तरीके से आपसे वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता पाओगे।
सिर्फ इतना याद रखना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करा पाएगा, वीक फील्ड रहेगा तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा। सर कोई दूसरा एग्जाम्पल लो। अभी देखो यहाँ तक कहानी क्लियर है, आगे बढ़ जाऊँ मैं। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो कि हमने वीवीटी में क्या सीखा बच्चा, ये जो मैंने लिखा ना, ये इतना करना 4 मार्क मिल जाता है, बट स्टेप्स में करना, एक बार टेक्स्ट बुक में देख लो आप, स्टेप्स में बस करना रहता है। किस में करना रहता है? स्टेप्स में करना रहता है। अभी देखो मैं बता रहा हूँ, अभी चीज़ है मैं आपको पूरा क्लियर कर रहा हूँ। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा तो क्या कराएगा? पेयरिंग, और अगर वीक फील्ड रहेगा तो पेयरिंग। इतनी बात याद रहेगी बस, बाकी तो खेल लिए। टफ लगा? नहीं बेटा, एकदम आसान है, एकदम आसान है। अब देखो मेरी बात, अब फिर से मैं एक कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ, फिर इस थ्योरी को एक्सप्लेन करता हूँ। यानी कि हम लोग फिलहाल वीवीटी जो पढ़ रहे हैं ना, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए पढ़ रहे हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल में 2 केसेस होते हैं, एक DsP2 हाइब्रिडेशन और एक sp3d2 हाइब्रिडेशन। दोनों का ज्योमेट्री जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल ही होता है, बट अपने को फाइंड करना है उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। इसलिए मैंने बोला कि वीवीटी एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? और हाइब्रिडाइजेशन से उसकी ज्योमेट्री पता चल जाती है। sp3 रहा तो टेट्राहेड्रल, dsp2 रहा तो स्क्वायर प्लेनर, sp3d2 रहा तो ऑक्टाहेड्रल, d2sp3 रहा तो ऑक्टाहेड्रल, sp3d रहा तो TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सब 11 में पढ़े। तो हाइब्रिडाइजेशन से हम उसका क्या पता कर लेते हैं? जियोमेट्री। ये बात क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री को समझने के लिए क्या पढ़ते हैं हम लोग? वीवीटी। कॉम्प्लेक्सेस के हाइब्रिडाइजेशन को पता करने के लिए क्या पढ़ते हैं अपन? वीवीटी। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया? अब देखो, तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया जहां पे हमने हाई लो स्पिन वाला देखा। अब मैं आपको बता रहा हूं हाई स्पिन वाला। आपको क्वेश्चन में वो बोल देगा हाई स्पिन। हाई स्पिन का मतलब समझ जाएंगे वीक फील्ड लाइगेंड। हाई स्पिन का मतलब हम समझ जाएंगे वीक फील्ड लाइगेंड की बात कर रहा है। हाँ, और आपको उसने कॉम्प्लेक्स दे दिया, मान लीजिए COCl6 3+, ठीक है, उसने आपको दे दिया। अब बताओ इसका भाई, सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, तो पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, तो क्या हो जाएगा? x, इसका -1 होता है, इसको x, तो x -1 × 6 = 3 + 3, तो x = +3। ये उधर जाएगा तो प्लस में, हाँ 1 मिनट, 3 माइनस कर दो उसको भाई, 3 माइनस होगा, ठीक है, ये -3, तो कितना आएगा? +3। बात समझ में आए? अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27। तो ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो। आर्गॉन 3d7 बेटा, कोबाल्ट का 27 है, ठीक है। फिर 4s2, पक्के से, कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम बॉक्स डायग्राम से में इसका हम लोग एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, बराबर। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बॉक्स डायग्राम बनाना है भैया, पहले लिख दो 3d, 2 यहाँ से जाएगा बेटा और 1 यहाँ से, है ना। ये पहले पूरा ही लिख देता हूँ, 3d7 4s2, ताकि ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो। वन 2 3 4 5, ये 4s2, 4p भी आएगा, 4d भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, डी में 2 से यहाँ से 2 जाएगा बेटा, इसमें 2 था, 1 2 3 4 5 6 7, बराबर। तो यहाँ से 2 जाएगा, ये 2 गया 0, और एक यहाँ से जाएगा क्योंकि +3 है ना, CO3+ है ना, तो 3 जाएगा, 2 यहाँ से गया बेटा और 1 यहाँ से जाएगा, तो 3d6 बचेगा, बराबर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बोलो भाई, देखेंगे कि लाइगेंड कौन सा है, तो भैया वीक फील्ड लाइगेंड है, मतलब पेयरिंग नहीं करा पाएगा। वीक फील्ड लाइगेंड है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाँ लो स्पिन है तो नो पेयरिंग। अरे बात समझ में आ रहा है? तो पेयरिंग नहीं होगा, चलो डब्बा बनाऊं,
अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाई स्पिन हाई स्पिन हाई स्पिन। देखो इसका ध्यान एकदम अच्छे से बताओ, 1 2 3 4 5। बोलो, ये S, ये P बना लेते हैं, ठीक है बेटा। ये आपका 3D है, ये आपका 4S है, ये आपका 4P है, ये आपका 4D। अब बताइए मुझे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6। अब बेटा कितने हैं को क्लोरीन कितने हैं, Cl। इस बार लाइगेंड कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन कितने हैं, 6। यानी कि क्लोरीन क्या कर रहा होगा, क्लोरीन क्या कर रहा होगा, फिर से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, अपना गधा भी जानता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो भाई अब इसकी औकात नहीं है पेयरिंग कराने की, तो बचा खाली डब्बा यहाँ पे, तो इसमें भरना चालू हो जाएगा। ये मान लो ये क्लोरीन 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 क्लोरीन। तो S का एक डब्बा यूज़ किया तो S, P के 3 डब्बा यूज़ किया तो P3, और D का 2 तो sp3d2। ये वाला आया, इससे पहले वाला वो वाला आया था। यानी कि ये किसके लिए था, लो स्पिन के लिए, और ये किसके लिए है, हाई स्पिन के लिए। हाँ क्या बोला बेटा, जब हाई स्पिन होगा तो पेयरिंग नहीं होगी। चिल्ला के कब से बोल रहा हूँ। पहले वाला जो था वो D2sp3 था ना, D2sp3। अच्छा सॉरी, हाँ ये बात सही बोली कि D2sp3 तो इसको प्लेयर होता है, D2sp3, ठीक है। अरे 6 है ना, तो लो स्पिन और ये हाई स्पिन। D2sp3 कब आएगा, और sp3d2 कब आएगा। देखा कैसे हुआ। अरे पेयरिंग नहीं करा पाया, तो बाहर के ऑर्बिटल में फील होगा, तो बाहर के ऑर्बिटल में फील होगा तो मैं इसको बोलूंगा इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स है, समझा। और लो स्पिन के हाई स्पिन, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अकेला है ना, घूमेगा। और इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, एक भी अनपेयर्ड होता है तो पैरामैग्नेटिक पढ़ चुके हैं हम लोग। तो भैया क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक। आया बात समझ में। इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा 1 2 3 4 एम्पियर है, एन की वैल्यू 4 लेके इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दो। आ गया समझ में पक्के से। यानी कि हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस में देख लिया कि जब वीक फील्ड लाइगेंड होगा तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, और हाई स्पिन रहेगा तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। कोई दिक्कत हुआ, टफ लग रहा। अब देखो, अब ये पढ़ो। पहला स्टेटमेंट, पहला लाइन बोला मेटल आयन प्रोवाइड्स वैकेंट डी ऑर्बिटल। जो मेटल आयन होता वो वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता। इसके पास खाली डब्बे पड़े होते। अरे 4th सेल में अगर 4th S में पहुंच गया तो 4p 4d खाली है ना। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद लाइगेंड, यानी कि जो लाइगेंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है वो मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर रहा है। ये जो लाइगेंड अपने इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है बेटा जी, वो मेटल के कहां पे डोनेट कर रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल में, और फिर इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। यानी कि बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया, वीवीटी ने बताया कि मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर कैसे बॉन्ड बनते हैं। आया बात समझ में, ये बात क्लियर हो गई कि मेटल आयन प्रोवाइड्स वैकेंट डी ऑर्बिटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद लाइगेंड्स। इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है कि ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को मेटल के वैकेंट में डोनेट कर देता है और फिर इन दोनों में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। कोऑर्डिनेट का मतलब जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पेस ही डोनेट करे तो उस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आ रहा है समझ में, नींद आ रही है, अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो, द वैकेंट डी ऑर्बिटल along with s and p orbitals of the metal ion take participate in hybridization। यानी कि सिर्फ d ही नहीं बल्कि s और p भी पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, चाहे वो d2sp3 हो चाहे वो sp3d2। बस फर्क ये है, यहाँ पे d बाहर का यूज होगा, यहाँ पे d अंदर का यूज होगा, बस इतना ही फर्क है। यानी कि d के साथ s भी यूज होता, p भी यूज होता। अरे बात समझ में आया। पहला स्टेटमेंट क्या था,
भैया मेटल और लाइगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनता है वहां पे कैसे बनता है भैया, मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और उस वैकेंट ऑर्बिटल में लाइगेंड इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर देते हैं और इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। दूसरा पॉइंट भाई वैकेंट डी ऑर्बिटल जो होता है, डी ऑर्बिटल वैकेंट डी के साथ साथ एस और पी भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, ठीक है। द नंबर ऑफ वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइगेंड ऑर्बिटल, ठीक है ना। कितने डब्बे मिलेंगे, जितना लाइगेंड की जरूरत पड़ेगी। द नंबर ऑफ वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइगेंड एटम्स सराउंडिंग द मेटल आयन। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, अरे जितने लाइगेंड होंगे, अरे गिनना भैया 2 3 5 और 1 6। अरे कितने ऑर्बिटल्स यूज होंगे, जितने कितने, अच्छा कितना डब्बा यूज होगा, जितना लाइगेंड होगा। अरे कितना डब्बा, 1 2 3 4 5 कितना डब्बा यूज होगा, जितना लाइगेंड होगा वही। द नंबर ऑफ डब्बा, अंकल का टीपी डब्बा इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइगेंड। हाँ ठीक ठीक ठीक, ये बकवास। सराउंडिंग द मेटल आयन, मालूम ही नहीं था कि हम सराउंड करता है लाइगेंड मेटल आयन के, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। शुक्रिया बताने के लिए, आया बात समझ। अरे मालूम है ना, तुम नौटंकी है। स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक का एज इट इज लिखवाती हूँ भैया, क्योंकि ये एज इट इज मेरे को तो याद नहीं है और ना मैं याद रखूंगा अपनी जिंदगी में कभी। क्यों, जरूरत ही नहीं है। पूछना वीबीटी, मैं तुझे खड़े खड़े नींद में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। समझ में आया? एज इट इज थोड़ी ना आपको ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट बस समझो। लेकिन मैंने एज इट इज लिख दिया है ताकि टेक्स्ट बुक जब रीड करो तो डरो नहीं, रो नहीं कि ये क्या सर आपने तो पढ़ा ही नहीं। मैं अगर ये पढ़ा के निकल लेता तो आप मेरा गला पकड़ लेते अगले दिन। हाँ सर ठीक है कि नहीं? इसलिए भाई आ जाओ। Overlap between the vacant orbital orbitals of the metal and filled orbitals of the ligands lead to the formation of metal ligand coordinate bonds. जब overlap होता है इस जो डी है, डी खाली इसका, और बाकी मेटल का जो फील्ड ऑर्बिटल है, अरे मेटल का ऑर्बिटल भरा हुआ है और इसका वैकेंट है, इन दोनों के बीच में क्या होता, ओवरलैप होता। हमेशा याद रखना, आपने पढ़ा होगा 11th में कि ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनती है। इसका ऑर्बिटल और इसका दोनों ओवरलैप करते हैं और फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो वही चीज़ है, ओवरलैप बिटवीन द वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल एंड फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द लाइगेंड्स। लाइगेंड का फील्ड ऑर्बिटल और मेटल का, अरे इसके पास ज़्यादा तभी तो दे दिया, अरे वैकेंट है, ये भरा हुआ है, इसने इसमें डोनेट कर दिया। तो ओवरलैप कैसे हुआ, इसका भरा, किसका, लाइगेंड का। लाइगेंड का ऑर्बिटल फील्ड और मेटल का ऑर्बिटल वैकेंट, फील्ड ने वैकेंट को दे दिया। ओवरलैप बिटवीन फील्ड ऑर्बिटल एंड वैकेंट ऑर्बिटल। The hybrid orbitals used by the metal ion point in the direction of the ligand. The hybrid orbitals used by the metal ion point in the direction of ligand. क्या मतलब, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज होने हैं बाय द मेटल आयन पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइगेंड, क्या मतलब, बोल। अरे कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल बॉन्ड, और लाइगेंड क्या कर रहा, डोनेट कर रहा मेटल को, इसलिए डायरेक्शन अपन किधर दिखाते हैं, मेटल की तरफ। डोनेट किसको कर रहा, मेटल को। लास्ट पॉइंट, अब देखो ये बकवास, n-1d nd ऑर्बिटल इज यूज्ड। ये क्या है, ये 3d है। नंबर ऑफ शेल क्या है, n क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल, क्वांटम नंबर। तो n की वैल्यू क्या है, 4, और सबसे बड़ा जो रहेगा वो n होगा, सबसे बड़ा नंबर 4 है। तो n-1, 4 - 1 इज 3, 3d। तो n-1d यूज नहीं हुआ, 3d ऑर्बिटल इज यूज्ड एज वेल एज nd इज यूज्ड। इससे पहले वाले में 3d यूज हुआ था और अभी 4d यूज हुआ। Hybridization allow the complexes to be classified into inner orbital complex and outer orbital complex. n-1d यूज होगा तो inner orbital complex, nd यूज होगा तो outer orbital complex। बहुत टफ है, दिस इज VBT, दिस इज VBT। अरे आया समझ में, वैलेंस बॉन्ड थी। आपको क्या पूछेगा, अगर पूछेगा मान लो राइट द VBT या राइट द थ्योरी ऑफ या पोस्टुलेट्स ऑफ VBT, तो क्या बोलोगे, पहला पॉइंट बोल दो। मेटल आयन खाली डब्बा देता है,
ठीक, वैकेंट डी ताकि लाइगेंड उसके साथ बॉन्ड बना ले। दूसरा पॉइंट, वैकेंट डी के साथ साथ एस और पी भी यूज करते हैं। क्या है देखो, तीसरा जितना डब्बा होगा उतना लाइगेंड होगा। चौथा ओवरलैप, मेटल का वैकेंट होगा और उसका फील्ड होगा। पांचवा ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, डायरेक्शनल बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, एक बंदा दूसरे बंदे को डोनेट कर रहा, यहाँ पे n-1d और nd यूज, n-1d यूज होगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और nd होगा तो वीवीडी हो गया, खत्म। ठीक, ये हमने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। अब मैं बात करूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, लेकिन आप एक एग्जांपल करके दिखाओ मुझे, तब मुझे समझेगा कि आपको आया कि नहीं आया। मैं लिख रहा हूँ CONH3 CONH3 3 प्लस, ये क्वेश्चन है, अभी करना है इसी वक्त। और मैं ये भी बोल दे रहा हूँ कि इट इज़ लो स्पिन, इट इज़ लो स्पिन, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। तो फटाक से करो। तो उम्मीद करता हूँ आपने CONH3 प्लस का कर लिया होगा। जहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 प्लस आया होगा तो आपने लिखा होगा 3D7 4S2। अब 2 यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से, तो इट विल बी 3D6 4S0। उसके बाद अंदर के ऑर्बिटल में फिल होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पेड होगा, डायमैग्नेटिक है। बार बार एक ही चीज़ बताने में मज़ा नहीं आता, कर लेना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अभी 4 देखो, फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। 4 में 2 केसेस होते हैं, एक DsP2 और एक sp3। DsP2 रहेगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, उसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, और sp3 रहेगा तो टेट्राहेड्रल। सर हमको नहीं समझ में आता कब कौन ज्योमेट्री होगी, तो कुछ लिख दे रहा हूँ, कम से कम वो याद रखना। अगर sp रहेगा तो लीनियर, sp3 रहेगा तो देखो टेट्राहेड्रल, और sp2 रहेगा तो ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ये ऐसे बनेगा, ऐसे ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे मान लो ए मॉलिक्यूल है, ये B3, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। लीनियर में यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, इस तरीके से। टेट्राहेड्रल में यहाँ पे मान लो सेंटर में ए, सेंटर में आपके ए, और इस तरीके से टेट्राहेड्रल बी 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 बी। और अगर sp2 रहेगा तो स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में करना क्या है, ए स्क्वायर बना देना एक ही प्लेन में, बी 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 बी, यानी क्या स्क्वायर ही तो है, स्क्वायर प्लेनर। उसके बाद sp3 d2 रहे या d2 sp3 रहे, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर में ही 2 पिरामिड बना देते हैं, ये है ना, ये हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल। कम से कम इतना आपको मालूम होना चाहिए। आया बात समझ में। तो sp3 टेट्राहेड्रल, ठीक। अब मान लो एग्जांपल लेते हैं, हमको क्वेश्चन मान लो दिया है NiCl4 2-। याद रखना हैलोजन वीक फील्ड लाइगेंड होते हैं, लेकिन चलो अपने को ये दे भी देगा दिस इज हाई स्पिन। इसने बोल दिया कि भैया ये हाई स्पिन है, ठीक है। तो हाई स्पिन है मतलब वीक फील्ड लाइगेंड है। सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, बोलो x -4 = -2, x = +2। Ni अगर मान लो कि सर ये हाई स्पिन नहीं देता, नहीं बोलता, तो देखो तो भी हो जाता काम। देखो Ni का एटॉमिक नंबर 28, तो क्या होगा 3d8 4s0। अब 3d8 4s0 ये Ni का होता। अब Ni2+ का निकालना है, Ni2+ का तो क्या हो जाएगा 3d6 4s, है ना, 3d6 4s। अब 3d6 d में कितने डब्बे 1 2 3 4 5 और ये 4s, उसके बाद 4p, उसके बाद 4d, बना ले रहे हैं 4p
4D। कोई दिक्कत? अब बताओ 3D6 4S0 है ना भाई? अरे यार 3D8 सॉरी 4S2 होगा ना, 3D8 4S2 ना, ये 0 यहाँ होगा, ये 3D8 ही रहेगा, 2 यहाँ से जाएगा ना बेटा। अब बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ये पेयरिंग करा पाएगा? हाई स्पिन। तो जब पेयरिंग नहीं होगा तो ऐसा कैसे रहेगा? ऐसा कैसे ही रहेगा, बोलो ना। तो कौन है Cl? Cl कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 1 2 3 4 Cl है, 4 के 4। कौन सा यूज़ किया? S, और ये P3, तो क्या हो गया हाइब्रिडेशन? sp3। sp3 मतलब समझ में आया? कैसे पता चलेगा सर इसकी ज्योमेट्री कि टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है, sp3 है कि dsp2 है? ऐसे पता चलेगा VBT से। अरे आ रहा है बात समझ में? VBT। तो sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। फिर क्या करेंगे अपन? कौन सा स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो कि हाई? पहले ही दे चुका आपने को, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर नहीं भी दिया रहता तो मैंने क्या बोला, इसको वीक फील्ड लाइगेंड समझो। बताऊंगा मैं जब पढ़ेंगे हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो एक्चुअली लिमिटेशन ही है VBT का कि इसने हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड और वीक फील्ड लाइगेंड के बारे में नहीं बताया कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन वीक फील्ड है। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा, उसकी ज्योमेट्री ऐसी आई तो ऐसा दिमाग लगाया कि बाबा ये टेट्राहेड्रल दिख रहा, मतलब इसमें लो स्पिन होगा, सॉरी हाई स्पिन होगा। समझा? उन्होंने ऐसा दिमाग लगा के बोला। लेकिन CFT आई तो उसने ये लिमिटेशन को खत्म कर दिया। ठीक है, अभी लिमिटेशन के बारे में बात करूंगा। यहां तक क्लियर हो गया? कौन सा कॉम्प्लेक्स? आउटर ऑर्बिटल की इनर ऑर्बिटल? बाहर का ऑर्बिटल यूज हुआ, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हालांकि हम इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं भी बोलेंगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे D इस्तेमाल ही नहीं हुआ है ना। ठीक है, अच्छा डायमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। क्यों बच्चा? पक्के से? चलो ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया? अगर मैं बोलूँगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, तो हमने ये वाला देखा टेट्राहेड्रल का। हाँ, अब दूसरा एग्जांपल मान लो मैं ले रहा हूँ NiCN4 2-। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स लो स्पिन। हम जानते हैं साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, अभी मैंने बता दिया ना, तो मैंने बताया तो आप जानते हैं अभी। अब बोलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर x -1, तो क्या हो जाएगा? x -1 × 4 - 4 = -2x + 2। फिर से वही निकल 28 होता 3D8 4S2। अब Ni2+ का निकालना है तो 3D8 4S0, D में कितना 1 2 3 4 5 4S, यहाँ पे 4P, यहाँ पे 4D। ठीक है भाई, अब 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये क्या हो जाएगा भाई? कौन सा है? तो भैया ये लो स्पिन है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो पेयरिंग होगा भाई, तो पेयरिंग करा दो भाई, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब बचा ये यहाँ पे CN 4 है ना, तो 1 2 3 4, तो भैया क्या यूज़ हुआ? S का 1, सॉरी D का, D है ना, 3D है ना, 4S 4P है ना, तो D का 1, S का 1, S और P में 2 ना, अरे 1 2 DSP2, और DSP2 होगा तो कैसा होगा? स्क्वायर। मतलब ये जो बनेगा ये कैसा बनेगा? ये कैसा बनेगा? स्क्वायर। तो अपन बना के भी दिखाएंगे, याद रखना बच्चा, ये बच्चा अपन लास्ट में बना के दिखाएंगे। ये टेट्राहेड्रल है, ऐसा बना के दिखाना है, और यहाँ पे ऐसा, और कितना माइनस है? 2, यहाँ पे 2 माइनस दिखाना है। यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर क्या? Ni, स्क्वायर प्लेनर में ऐसा CN 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 CN, और यहाँ भी 2 माइनस। ये पूरा करोगे तब जाके आपको 4 मार्क मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप जो टेक्स्ट बुक में दिया फॉलो करो चुपचाप। आया बात समझ में? चुपचाप उसको फॉलो करना है, कोई दिक्कत है? और मैं नोट्स भेज दूंगा चैप्टर के होने के बाद, तो वहाँ से भी आप देख लेना स्टेप्स कैसे फॉलो करना है। ठीक है, चलेगा? ठीक है,
ये एक काम करता हूँ, मैं नोट्स अब भेज ही देता हूँ। अभी तक सेंड नहीं किया था ना नोट्स, अब आपको नोट्स भेज ही देता हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। हाँ जो वीडियो देखने वाले उनको नहीं मिलेगा और क्या है कि नहीं, पॉसिबल नहीं होगा। ये देखता हूँ अगर डिमांड हुआ तो सप्लाई कर दिया जाएगा, है कि नहीं, मोर डिमांड पे सप्लाई होगा। यहाँ तक ये कहानी क्लियर है। तो हमने ये किस में देखा, टेट्राहेड्रल में। अब हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं पक्के से। तो चलो तुम्हारे टेक्स्ट बुक का कुछ क्वेश्चन आते हैं, पेज नंबर 202 में। बताओ बेटा, ट्राई दिस में कुछ क्वेश्चन हैं, बताओ जल्दी। पहला क्वेश्चन क्या है, ZnCl4, बोलो ZnCl4, यहाँ पे ध्यान देना, ZnCl4 2-। और बच्चा इसने दिया लो स्पिन या हाई स्पिन, कुछ भी नहीं दिया। यस, जरूरत भी नहीं है इसको, डरना मत कि सर कुछ भी नहीं दिया है, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं। कैसे, ऐसे x -4 -2 x = +2, जिंक का 30 3d 10 4s2, ठीक। Zn2 + 3d 10 4s0। भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे भाई साहब समझ गए, अरे भाई साहब। अच्छा ये नहीं दिख रहा है, जरूरत ही नहीं है इसकी, जान दो। समझ रहा है भाई साहब, डी तो पूरा फिल है ना, डी तो पूरा फिल है। वो बताए या ना बताए कोई लेना देना नहीं है। दिक्कत कब आती है, जब D4 से D8 तक रहता ना, तब आती है। याद रख लो, कहीं पे लिख लेना कि D4 से D8 होगा ना, तब जानना जरूरी है कि लो स्पिन है कि हाई स्पिन है। अगर D4 से कम होगा तो जरूरत नहीं पड़ेगी, D8 से ज़्यादा होगा तो जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लेना एग्जाम्पल में भी। अब काय का पेयरिंग और काय का नो पेयरिंग, ऑलरेडी पेयरिंग अरे आए कि नहीं समझ में, ऑलरेडी पेयरिंग है तो बताओ हाँ क्या, हाँ क्या, हाँ क्या, Cl को फुल करो, Cl 1 2 3 4 Cl है। ये क्या हो गया S, ये क्या हो गया P3, तो क्या आएगा टेट्राहेड्रल। वो जरा मूंगफली ले लूं। अरे आया समझ में कि नहीं आया, बहुत टफ है, बहुत तकलीफ, दर्द। कितना टफ क्वेश्चन पूछ लिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। COH2O6 2 कुछ दिया है, ले दे दिया तो खत्म। अरे 2 दिया ना, लेस हाई स्पिन मतलब क्या, वीक फील्ड एगेन मतलब बाहर का यूज करेगा, यानी कि इसका भी sp3 होगा। ले sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, ज़्यादा ही फॉर्म में आ रहा है ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 आया क्या समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना आपका आएगा, PT CN4 2- ना, एकदम सही बोली, स्क्वायर प्लेनर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। और वैसे भी पीटी है सर, पीटी का नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कूद जाओ। नहीं पढ़ोगे पिटोगे, यानी कि इसका 3d8 था, इसका 4d8, इसका 5d8। हाँ, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, याद कर लो। निकेल के नीचे पैलेडियम, पैलेडियम के नीचे प्लैटिनम। और याद रखना, प्लैटिनम के साथ अगर Cl भी रहेंगे ना, प्लैटिनम के साथ Cl भी रहेंगे ना, तो भी स्क्वायर प्लेनर ही आएगा। सर ये क्यों, इतना डेंजरस होता ना Pt बराबर जो 5d सीरीज के एलिमेंट्स हैं 3d 4d 5d, उसके साथ चाहे वीक फील्ड लाइगेंड रहने दो, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड रहने दो, वो स्ट्रॉन्ग के जैसा ही बिहेव करता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। हालांकि आपको नहीं आएगा इतना, है ना, बस मैंने जानकारी के लिए बता दिया। और क्वेश्चन है CrNH3 6 3+, एकदम आसान है। 24 बोलिए, 3d4 4s2 3+ आएगा इसका,
आप निकाल के देख लेना फिर से ऑक्सीडेशन नंबर। तो Cr3+ का क्या आएगा बेटा? 1 2 3 4 5, ये 4s 4p 40। डी में कितने हैं भाई साहब? NH3। मान लो अगर पेयरिंग कराया, मान लो, हालांकि तुमको मालूम नहीं है, मान लो पेयरिंग करा दिया तो कितना खाली बच जाएगा? 1 2 3 बच जाएगा। और D3 तो होता नहीं है, तो ऐसे दिमाग लगा सकते हो कि पेयरिंग नहीं कराएगा। D2 और NH3 का ये लाल से बना रहा हूँ, कितने NH3 है? 6 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया? D2sp3, खत्म। D2sp3 आया बात समझ में कि नहीं? क्या किया इसने? जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं ना, तो भी क्या है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अंदर का यूज किया। समझ में आया? तो ये था हमारा दोस्त क्वेश्चन। और है तो VBT हो गया खत्म। अब इसके लिमिटेशंस क्या हैं, ये भी एग्जाम में आता है। लिमिटेशंस ऑफ VBT, लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो वहाँ पे में लिखा होगा पहला पॉइंट कि इन्होंने लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। लिखा है, जरा एक बार रीड करो। It does not explain the high spin or low spin nature of the complex. In other words, वीक फील्ड लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, बराबर। मतलब इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नेचर, हाँ किसका? कॉम्प्लेक्स का। यानी कि इन्होंने नहीं बताया कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड और कौन वीक फील्ड लाइगेंड है, डिड नॉट एक्सप्लेन। दूसरा बोलो, does not provide any explanation for color of the coordinate. कलर के बारे में इन्होंने नहीं बताया, कलर के बारे में नहीं बताया इन्होंने कि कौन से कलर का, कॉम्प्लेक्स के अंदर अलग अलग कलर होते हैं। अब इसके कलर का रीजन इन्होंने नहीं दिया, वो दिया CFT ने, क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी, जो हमने पढ़ा है ट्रांजिशन में, DD ट्रांजिशन। तो हम देखेंगे CFT में भी ट्रांजिशन होता है, तो वो बताता है कि इस तरह कलर आता है। The structure of the complexes predict from the VBT would not always match necessarily with us determined from the experiment. एक्सपेरिमेंट से जो हमेशा ज्योमेट्री मिलती थी, वो जरूरी नहीं कि VBT ने जो बताया वही मैच करे। मान लो VBT ने बोला टेट्राहेड्रल, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट में देखा तो क्या पता चला? स्क्वायर प्लेनर। उसका रीजन यही था बेटा। तो उन्होंने क्या किया, पहले देखा एक्सपेरिमेंट से, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन बनाया। तो वही चीज़ है कि भैया एक्सपेरिमेंट से जो मिला ज्योमेट्री, एक्सपेरिमेंट से जो ज्योमेट्री मिली वो डिड नॉट मैच, हमेशा मैच, डिड नॉट मैच ऑलवेज फ्रॉम प्रेडिक्टेड, जो भी प्रेडिक्ट ज्योमेट्री की उन्होंने प्रेडिक्ट किया, प्रेडिक्टेड ज्योमेट्री बाय VBT। समझा? VBT से जो प्रेडिक्ट की गई कि भैया ज्योमेट्री इसका ऑक्टाहेड्रल होगा, या ज्योमेट्री इसका स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा, तो वो हमेशा मैच नहीं करती थी। क्लियर है? यही पॉइंट्स है, खत्म। ये 3 पॉइंट्स हैं। अब उसको इंग्लिश में लिख देना भैया, लिमिटेशन ऑफ VBT में, दे डिड नॉट एक्सप्लेन about low spin complex or high spin complex, that is did not explain the strong field ligands and weak field ligands. It did not explain the color of the complex, why the color, why they forms color, क्यों उनमें कलर होता, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। अलग अलग कंपाउंड का कलर अलग अलग हो रहा था। और इनकी जो VBT से जो ज्योमेट्री अपन पता कर रहे हैं बार बार, ये जरूरी नहीं है कि एक्सपेरिमेंट से निकालने के बाद एग्जैक्टली मैच कर जाए, हमेशा नहीं हो रहा था। खत्म। हाँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे अपन? CFT। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं CFT।